नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का इम्पोर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। दोस्तों इस बार के बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो में से ना 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछेगा, तो अच्छे से देखकर पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप सबके लिए और पूरा क्वेश्चन आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से 20 को प्रश्न लड़ेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता में देवता से क्या अभिप्राय है। तो जनतंत्र का जन्म कविता में देवता से क्या अभिप्राय है, तो मेहनत कशों से, मेहनत कशों से होगा। क्योंकि दोस्तों जनतंत्र के जन्म कविता में ना देवता ना उन्हीं को कहा गया है जो दिन रात मेहनत करके आज देश को संभाल रहे हैं। जैसे कि किसान मजदूर हो गए, उन्हीं को ना आज के देवता कहा गया है जनतंत्र के पाठ में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों का है दूसरा नंबर। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जनता के क्रोध होने का क्या परिणाम होता है। जनता के क्रोध होने का क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शासन में परिवर्तन आता है, राजतंत्र का अंत होता है और अनीति और अन्याय का अंत होता है। मतलब कि ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका डी नंबर आंसर इसका सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया है। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को खेलना सिखाया गया है। आंसर आपका होगा बी नंबर, खेलना सिखाया गया है। तीसरा का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, खोखा कौन था। तो दोस्तों खोखा ना सेन साहब का बेटा था और मदन गिरधर लाल का बेटा था, तो खोखा सेन साहब का बेटा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, हमारी नींद कैसी कविता है। हमारी नींद कैसी कविता है, तो 5 नंबर का आंसर मिल जाएगा समकालीन कविता होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों फाइनल एग्जाम में आप लोगों को मैं मदद करूंगा, वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर से संबंधित जितना भी हेल्प होगा मैं आपको करूंगा। लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं, जब आप हमारे ग्रुप में जुड़े रहेंगे तब ना आपको कर सकूंगा। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दिए हैं, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा और आप भी जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि सब कोई हमारे उस ग्रुप में जुड़ जाए। बहुत वो इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपके लिए स्टडी करने के लिए। ठीक है ना, तो सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो देखिए बुढ़ापा पता है भाववाचक संज्ञा होता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा कभी दिखता नहीं है, केवल महसूस किया जाता है। तो बुढ़ापे को देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है, तो 4 पर टिक लगाइएगा। अगर पूछेगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होता है, लेकिन विशेषण 4 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, आपने क्या खाया है। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो क्या, देखो क्या लग गया, क्या का मतलब होता है वट मतलब कि आपने क्या, मतलब कि प्रश्न पूछा, तो कह दीजिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह प्रश्नवाचक हमारा हो जाएगा। तो 8 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं, तो भविष्यत काल के 3 प्रकार होते हैं ना। देखिए बहुत लोग, देखो अगर आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो इंग्लिश में आप लोग अलग अलग प्रकार पढ़े होंगे। इंग्लिश में अलग होता है, हिंदी व्याकरण में अलग होता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, दधिओदन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखें दधि प्लस ओदन हो जाएगा। ये बी नंबर वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ना, कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं ना। तो पहला होता है कर्ता, तो ये होता है ने, कर्ता ने। और दूसरा आपका होता है कर्म, तो ये क्या होता है, ये किस विभक्ति का होता है, तो को होता है। तो कर्ता रहेगा तो ने विभक्ति होगा, कर्म होगा तो को विभक्ति होगा। तो को पता है किस विभक्ति का उदाहरण है, तो क्या होगा कर्म को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष में कौन समास है। आप आंख मूंद कर टिक लगा दीजिएगा, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि द्वंद्व समास
तो होगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास में ना योजक चिन्ह होता है, लेकिन इसमें योजक चिन्ह नहीं है। और द्विगु का मतलब होता है संख्या, और संख्यावाचक इसमें है ही नहीं है। और नए समास का मतलब होता है अ से शुरू होता है, तो वो नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा समास है? निर्जन में दोस्तों तो सबसे जो पहले में दिया ना नी, तो पहले नी ले लीजिए, और आधा र दिया है ना ऊपर में, तो आधा र कैसे लिखते हैं? पूरा र बनाकर उसमें हलंत दे देते हैं, तो आधा र बन जाता है, और यही निर आपका क्या हो जाएगा? निर्जन में उपसर्ग हो जाएगा, जो डी नंबर में दिया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आता है 14 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? आपको शुद्ध शब्द पहचानना है कि कौन शुद्ध शब्द होता है। तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा शोणित हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर वाला, ये शुद्ध शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि छोटा एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो छोटा ए किस में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों छोटा ए जो होता है ना, छोटा जो ए होता है वो परिवर्तित हो जाता है अय में परिवर्तित हो जाता है। अय आधा अ य है, ठीक है ना, हलंत मतलब कि आधा य। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कवि वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल हमारी नींद कविता के ना लेखक है वीरेन डंगवाल। तो कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो नींद महत्वपूर्ण है, भ्रमण, संघर्ष या फिर सुख है। तो दोस्तों हमारी नींद जो आपका पाठ है ना, वो पाठ का ही नाम है, ठीक है ना, वो पाठ का ही नाम है हमारी नींद, यानी कि उस पाठ के लेखक है वीरेन डंगवाल। तो याद रखना दोस्तों, इसमें बहुत लोग नींद पर टिक लगा देंगे, लेकिन आप लोगों को नींद पर सरासर टिक नहीं लगाना है। वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण है संघर्ष, ठीक है, किसी भी के अनुसार संघर्ष ही होगा। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन में क्या प्राप्त करेंगे? आप अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए संघर्ष करेंगे तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त जरूर कर पाएंगे। जैसे मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और वैसे भी आप लोग भी पढ़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, अनामिका किस काल की कवियत्री है? अनामिका किस काल की कवियत्री है? 17 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर, समकालीन का। अगला क्वेश्चन है, खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेन साहब का ही है। हुसैन साहब खुद अपने बेटे की बड़ाई करते थे कि आखिर में खोखा किसका बेटा है? मेरा बेटा है, उसे तो इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। तो सी नंबर 18 का आंसर मिल जाएगा। 19 नंबर आपका प्रश्न है, किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? तो गिरधर लाल का बेटा। कौन था? तो गिरधर लाल का बेटा नहीं, सेन साहब के रिश्तेदार का, पड़ोसी का, गिरधर लाल का ही ना होगा, नहीं, ड्राइवर का बेटा, हाँ ड्राइवर का, ठीक है। किसका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? तो ड्राइवर का, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मदन नहीं होगा, मदन तो ऑलरेडी ऑप्शन में भी नहीं दिया है। जनता की राह को क्यों नहीं रोका जा सकता? जनता की राह को क्यों नहीं रोका जा सकता है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जनता की राह को कोई भी इंसान नहीं रोक सकता है, क्योंकि जनता में मजबूती होती है, जन समूह में अपार शक्ति होती है। जो जनता में शक्ति है ना, वो हमारे किसी भी अधिकारी में नहीं होता है। जनता चाहेगी तो बड़े बड़े महलों की नींव उड़ा सकती है, ठीक है ना। इसलिए जनता जो चाहेगी वो वही करेगी। पता है ना, जनता जिसकी सरकार चाहती है उसकी सरकार बना देती है, जिसकी चाहती है उसकी गिरा देती है, वैसे ही। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा की घटा किसकी सबूत है? हिरोशिमा की घटा किसकी प्रतीक है? तो आप सब लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, नहीं, घटना है दोस्तों, ये घटना है, सॉरी घटना होगा, घटा नहीं। हिरोशिमा की घटना किसका सबूत है? तो दोस्तों क्रूरता का होगा ना। क्या आंसर मिल जाएगा आप लोगों का? 21 का आंसर मिल जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। भीषणतम विनाश लीला का, क्योंकि क्रूरता नहीं, विनाश लीला का। विनाश लीला इसलिए होगा ना क्योंकि अमेरिका ने इस पर परमाणु बम गिरा करना इसकी विनाश लीला मतलब ना विनाश लीला पूरी दुनिया को दिखाया था। अगला क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो जनता है, जनता। तो आज के देवता कौन है? जनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौखट में बेटे का क्या नहीं आटता? चौखट में बेटे का क्या नहीं आटता? तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर, कौन नहीं आटता। अगला क्वेश्चन है, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? सबको पता है बच्चा ना अंग पर आकर थमक जाता है, मतलब कि अंग पर आकर वो रुक जाता है। आप भी बचपन में क ख ग पढ़ते होंगे तो अंग पर जाकर रुक जाते होंगे, अभी भी पढ़ेंगे तो अंग पर जाकर रुक जाएंगे, वही है। अगला क्वेश्चन, कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता के आंसू। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देखिए,
अगला आप लोगों का क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है। ये क्वेश्चन है, काव्य रचना के अलावा अनामिका किन विधाओं में सक्रिय है? तो गद्य, लेख और आलोचना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास बंगला के किस काल के प्रमुख कवि है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जीवनानंद दास, ठीक है ना, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक के, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक के। और ये दोस्तों कवि है किस काल के? तो रविंद्रोत्तर काल के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आप लोगों का प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे को किस तरह देखना चाहते थे? सेन साहब का जो बेटा था ना, बदमाश बेटा, क्या नाम था? खोखा यानी कि कासू। उसका दो नाम था, एक खोखा नाम था, दूसरा कासू नाम था। तो सेन साहब अपना बेटे कासू को खिले फूल की तरह देखना चाहते थे, लेकिन बेटा बदमाश तो बाप भी बदमाश, अब दोनों बदमाश ही थे, तो क्या वो अपने बेटे को खिले फूल की तरह देखेंगे? जब बेटा गलती करता है तो बाप को डांटना चाहिए, लेकिन बेटा गलती करता था तो बाप और चढ़ाते थे। आपको पता होगा, आपने 20 के दांत पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? आप सबको याद है ना, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म पटना के बद्रघाट में हुआ था। पटना के बद्रघाट में 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बद्रघाट में हुआ था। आंसर आपका मिल जाएगा 29 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी कृति है? तो 30 नंबर का आंसर मिल जाएगा सी नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है, मानव के भाप बन जाने का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु बम का दुष्प्रभाव। सही बात है, ये तो 100% सही बात है। आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कौन सा भाव प्रकट करता है? तो मातृभूमि, यानी कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में जीवनानंद दास अपनी मातृभूमि के प्रति लौटने की वापस बात करते हैं। तो आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछली के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या पाठ के कवि है। आंसर 34 का सी नंबर मिल जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा किन की रचना है? हिरोशिमा किन की रचना है दोस्तों? तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञाय। और अज्ञाय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञाय। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अज्ञाय का पूरा नाम क्या होता है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञाय। तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो बहादुर ऊपर 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। आंसर आप लोगों का दोस्तों मिल जाएगा बी नंबर सही उत्तर। और अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। इसका भी आंसर आपका बी नंबर मिलेगा। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत जी है। बहादुर पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है अमरकांत जी। और अगला क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी? तो दोस्तों निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। कहानीकार की पत्नी, कथावाचक की पत्नी या फिर लेखक की पत्नी, तीनों आपका आंसर होगा, क्योंकि तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो इसका भी आंसर आपका बी नंबर मिलेगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? दोस्तों बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये। देखिए 11 रुपया, 11 को हिंदी में ऐसा ही लिखा जाता है, 11 रुपया खो गए थे। और वही 11 रुपये का चोरी का एग्ज़ाम किस पे ऊपर लगा था? तो बहादुर के ऊपर लगा था, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट में ना आप लोग कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। सब लोग कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा और लाइक करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम आपको वीडियो देते रहेंगे।